आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का इतिहास। अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय का भाग 2। भारत की संस्कृति के बारे में देखते हैं। हमने देखा कि भारत में भी संस्कृत, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन एवं अनुवाद तो किया गया था, लेकिन इनमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि यहाँ छोटी छोटी रियासतों का भी शासन चल रहे थे। और इसी काल में मुंशी और मुनिमों का काफ़ी महत्व था, क्योंकि वे शिक्षित थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था, क्योंकि वे मुगल काल के बारे में कई ग्रंथ रचे और जिनमें उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की क्षमता भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार मुगल कालीन मध्यम वर्ग में एक और विशेषता यह थी कि वह मिलीजुली संस्कृति और प्रतिनिधित्व के द्वारा कार्य किया जाता था, जिसे मध्य एशियाई तत्व से मानी जाती है। इस कारण भारत में संस्कृति का उदय हुआ है। भारत और यूरोप की बौद्धिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारत में जो छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर हुआ था, क्योंकि उसमें विकसित न होने के कारण वहाँ अनेक समस्याएं हो रही थी। भारत की कला और कलाबोध का एक नया दौर, जिसमें सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों ने कला का बहुत अत्यधिक विकास किया था, जिससे महत्वपूर्ण यह माना जाता है इसमें वास्तुकला को, जो तुर्कों के आगमन की कई तकनीकी तौर शामिल किया गया था, जिससे भवन निर्माण, मेहराब, गुंबद के साथ साथ व्यापक उपयोग भी होने लगा था। वे तकनीक मूलतः प्राचीन यूनान और रोमन में विकसित हुई थी। जब इनका इस्लामी देशों के साथ उपयोग हुआ तो वे नए स्वरूप भी मिलना शुरू कर दिए और धार्मिक सोच के अंतर्गत यह स्पष्ट हुआ कि अनेक भवनों का निर्माण किया गया। इसमें मेहराब भारत में बनाए जाने वाले इनका मेलजोल भी पूर्व मध्यकालीन जो मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ क्या हो गया था, मेलजोल बढ़ रहा था। इस प्रकार वास्तुकला विकसित होने लगी, जिसे हिंदू व मुसलमानों दोनों शासकों ने अपना यह निजी परिवर्तन में कुछ उदाहरण भी दिए थे। आइए देखते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं 6.3, जिसमें यूनानी मंदिर का चित्र बना हुआ है। यूनानी मंदिर में छत का वजन है उठाने के लिए खंभों का उपयोग किया गया है, जिससे चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मंदिरों में भी खंभे और जो आड़ी बीम बोलते हैं, बीम बना हुआ है। छत जो है वह वजन ढोने का काम करती है। इस कारण इस चित्र में यह बताया गया है कि किस तरीके से मंदिरों में केवल खंभों बिंबों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे भवन का निर्माण किया जा सकता है। अगला दिया हुआ है 6.5, फ्रांस के पेरिस में बना नाइट्रेट गिरजाघर, जिसमें यह बताया गया है कि यह जटिल आकृति होने के कारण भी गिरजाघर 12वीं सदी से बनने लगे हैं और इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं। इनका एक नमूना पेरिस नगर में प्रसिद्ध नाइट्रेट गिरजाघर के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अगला दिया है 6.6 रोमन मेहराब। इसमें यह बताया गया है कि रोमन साम्राज्य की छत वजन को उठाने के लिए मेहराबों का भी एक उपयोग होने लगा था और इसकी मदद से गुंबद का निर्माण होने लगा। आगे हम एक रोमन गुंबद पैथियन भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस तरह भव्य भवन का निर्माण हुआ और यह किस तरीके से प्रभावी हुआ था। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मेहराबों में जो सजे भवन, शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली दिख रहा है। भारत में शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का भी सुंदर मिश्रण हुआ, जिससे विभिन्न रूप हम विजयनगर, लुट्स महल और फतेहपुर की सिकरी राजमहल आदि को भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। गुंबद और मेहराब का एक नया अद्वितीय स्वरूप के रूप में माना जाता है। अगला आता है 6.2.4 चित्रकला और मूर्तिकला। रेनेसां युग में मुख्य रूप से यह चित्रकला और मूर्तिकला का विकास हुआ था। यूरोप के मध्यकाल में चित्रकला के विषय में काफ़ी सीमित थे, लेकिन इनके प्रमुख जो बाइबल के पात्र संत थे वह इसका निर्माण अत्यधिक किए, जिसमें 13वीं सदी के अंत तक बदलाव होने के कारण
नए जीवन चित्र बनाए, जिससे हम जीते जागते लोगों को अवलोकन के आधार पर भी बनाए जा सकते थे। धार्मिक विषय पे महत्वपूर्ण भी माना जाता था और इसके अंतर्गत पेशेवरों के चित्र भी बनाए जाते थे। धार्मिक विषयों का चित्रण करें, जिससे इस तरह किया गया है कि मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं और अवस्थाओं तथा मानव शरीर के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया। अगला दिया हुआ है रंग, तकनीक और विज्ञान का उपयोग किस तरीके से किया जाता था और किस तरीके से विकास हुआ। जैसे चित्रकार एक और वस्तुगत हकीकत को हूबहू दर्शाने का प्रयास करते हैं। आप देखे होंगे चित्रकारी जो है या चित्रकला जो काम करते हैं, उसका यह उद्देश्य रहता है किसी भी चित्र का हूबहू एवं वास्तविक दिखाना चाहते हैं। इसके लिए रंग एवं वैज्ञानिक उपयोग भी विज्ञान के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। इस दौर पर भारत और ईरान में आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में भी होने लगा था। साथ ही तय रंगों का उपयोग होने से भी इनकी मदद से वह विकसित होने लगा। एक और यह महत्वपूर्ण था कि इसको समझने एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, लेकिन वे पीछे की ओर जब एक ज्यामितीय अनुपात से छोटी हो जाए या उससे भावनाओं को स्पष्ट न कर पाने से इसमें चित्रकला प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार एक दूसरे तरीके में नए विकसित न होने से विज्ञान और कलाकारों को मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने की भी मदद की। लेकिन इसी काल में वैशालियम नामक चिकित्सक ने शवों को काटकर मानव हड्डी, मांसपेशी, आंतरिक अंग आदि का अध्ययन करके उन पर पुस्तकें प्रकाशित की। कई चित्रकार भी मानव शरीर की संरचना को बेहतर समझने के लिए वह कोशिश करते हैं और इसमें एक प्रसिद्ध थे लियोनार्डो दा विंची। इसके माध्यम से यह बताया गया था कि जिससे यूँ तो ये इटली के रेनेसां काल के कई महान चित्रकार हुए, लेकिन परंतु लियोनार्डो, इस चित्र को आप देख सकते हो 6.14 लियोनार्डो दा विंची का एक महान चित्र जो मोनालिसा। इनका जन्म 1452 और मृत्यु है 1519। यह एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार और आविष्कार और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों की बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सबसे चर्चित चित्र था वह मोनालिसा का। इस चित्र में उन्होंने एक महिला के हल्के मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। इस मुस्कान का अर्थ बुझने में विद्वान ने पिछले 500 सालों में लगे हुए थे और इस तरह से यह उस युग का एक प्रतीक था जो मनुष्य के क्षण भर के हल्के से हल्के मुख भावों को इतना महत्वपूर्ण माना और उसे हमेशा के लिए इस चित्र में कैद कर दिया। तो इस तरीके से चित्रकार द्वारा यह कार्य चित्रकार के अंतर्गत यह चित्र दर्शाया गया। अगला है पूर्व आधुनिक कालीन भारत में चित्रकला। यह जो है 15वीं सदी में चित्रकला का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें लघु चित्र का युग माना जा सकता है। अब जानते ही होंगे कागज के गहरे रंगों का उपयोग करते थे और चित्र बनाए जाते थे, जिसमें लघु चित्र को दो तरह से प्रेरणा स्रोत देते थे, जिससे वह एक ताम्रपत्र एवं बने ग्रंथों के बीच बनाए गए थे, जिन्हें इनकी पहचान के लिए इसमें रंग, कलर आदि रंगों का उपयोग किया जाता था और इनमें मनुष्य व जानवरों को हूबहू न बनाकर उनके आदर्श रूप में दर्शाया करते थे। अब इस चित्र के माध्यम से देख सकते चित्र 6.20 जिसमें मिस्किन का बनाया गया चित्र जो है गोवर्धन कृष्ण। इस चित्र में जो है महाभारत और उसके परिविष्ट हरिवंश पर आधारित, जिसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और उनके नीचे जो शरण लिए हुए गांवों, ग्वालों व अन्य लोगों को दिखाया गया है। और इस चित्र में यह एक जटिल दृश्य जो अनेकानेक लोगों के व्यक्तिगत चित्र के साथ साथ पेश किया गया है और वे कई लोग
सफल योद्धा या व्यापारी नहीं थे, बल्कि एक सामान्य ग्रामीण लोग हैं।